नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा कि ऐसे समय में संविधान दिवस मनाना सही नहीं है जब संभल में लोगों की जान गई है और आरोप लगाया कि विपक्ष के नेताओं को उत्तर प्रदेश में हिंसा प्रभावित इलाके में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। संविधान दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए अखिलेश ने कहा कि संविधान का असली जश्न तब है जब हम उसका पालन करते हैं। उन्होंने कहा कि हम समाजवादी हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान हमारी रक्षा करता है और हमें हमारे अधिकार देता है। हम संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसे समय में जश्न मनाना सही नहीं है जब संभल में कई लोगों की जान गई है। संविधान दिवस के मौके पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं बिहार के लोगों को संविधान दिवस की बधाई देना चाहता हूं और इसके निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करना चाहता हूं। मैं देश बिहार के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम संविधान आरक्षण की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। आप जानते हैं कि महागठबंधन सरकार ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75% कर दिया था। यह जातीय जनगणना के बाद हुआ। हमने यह भी आशंका व्यक्त की थी कि भाजपा इसे कम कर सकती है। फिर हमने इसे अनुसूची 9 में शामिल करने की मांग की, लेकिन केंद्र ने उपेक्षा की और इसे अदालत में रोक दिया। अदालत ने देखा कि यह बिना अध्ययन के किया गया था, लेकिन ईडब्ल्यूएस भी बिना अध्ययन के किया गया था। आज हम मांग करते हैं कि अगर सरकार इच्छुक है तो अध्ययन के लिए एक समिति होनी चाहिए और इसे संशोधन के लिए कैबिनेट में लाया जाना चाहिए। अगर वे इच्छुक हैं तो एक नया विधेयक लाया जा सकता है। हम समर्थन करेंगे। आरजेडी इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है। कांग्रेस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक वीडियो में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि हमको ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए, हमें बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने जैसे भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, वैसे ही बैलेट पेपर से चुनाव के लिए एक देशव्यापी अभियान चलाएंगे। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस के बीच शिवसेना नेता संजय शिरसाट का भी बयान आया है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि मंगलवार रात या बुधवार सुबह तक इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। शिवसेना प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री पर फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के अन्य शीर्ष नेताओं के साथ चर्चा करने के बाद एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार लेंगे। शिरसाट ने संवाददाताओं से कहा कि तीनों नेता शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार शाम को मिलेंगे और उचित फैसला लेंगे। यह फैसला इन नेताओं द्वारा आज रात या बुधवार सुबह तक मीडिया को बता दिया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर दिल्ली के अधिकारियों को आम आदमी पार्टी के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने का निर्देश देने का आरोप लगाया। आतिशी ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी होता है। उनके अधीन बूथ स्तर के अधिकारी होते हैं। इस टीएम ने अपने सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को उनके निर्वाचन क्षेत्र के 20,000 फोटो की सूची दी है ताकि उन वोटों को काटा जा सके। बीएलओ और एईआरओ को बताया गया है कि यह सूची पार्टी के माध्यम से केंद्र द्वारा बनाई गई और केंद्र आम आदमी पार्टी के वोट काटने के लिए अधिकारियों पर दबाव बना रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने हिमालय में ग्लेशियर झीलों के तेजी से विस्तार से संबंधित मामले में केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया है, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ते जोखिम पर चिंता जताई गई है। पीटीआई के अनुसार एनजीटी ने एक समाचार रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें बताया गया था कि बढ़ते तापमान के कारण पिछले 13 वर्षों में ग्लेशियर झीलों में लगभग 10.81% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार तापमान में वृद्धि के कारण ग्लेशियरों के पिघलने से बड़ी ग्लेशियर झीलों का निर्माण हुआ, जिसमें अधिक पानी था और बदले में बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ गया। बांग्लादेश की एक अदालत ने मंगलवार को हिंदू समूह सम्मिलिता सनातनी जोते के नेता
चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की जमानत याचिका खारिज करने के बाद उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया। BD न्यूज 24.com ने कहा कि चटगांव के छठे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कादी शरीफुल इस्लाम की अदालत ने मंगलवार को सुबह करीब 11:15 बजे यह आदेश जारी किया। समाचार पोर्टल ने कहा कि हिंदू पुजारी को जमानत नहीं मिलने पर उनके अनुयायियों ने अदालत परिसर में विरोध में नारे लगाने शुरू कर दिए। सरकार ने सोमवार को 1435 करोड़ रुपए की पैन 2.0 परियोजना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए स्थायी खाता संख्या को सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आयकर विभाग की पैन 2.0 परियोजना को 1435 करोड़ रुपए के वित्तीय खर्चे के साथ अपनी मंजूरी दे दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पैन 2.0 परियोजना करदाता पंजीकरण सेवाओं के प्रौद्योगिकी संचालित परिवर्तन को सक्षम बनाती है और इसका उद्देश्य बेहतर गुणवत्ता के साथ पहुंच को आसान बनाना और तेजी से सेवा प्रदान करना है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की जबरदस्त जीत के बाद अब मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान आया है। उनका कहना है कि एकनाथ शिंदे को केंद्र में लाना चाहिए। पत्रकारों से बात करते हुए रामदास अठावले ने सुझाव दिया कि एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर सकते हैं या उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में शामिल करना चाहिए। अठावले ने कहा कि महाराष्ट्र में सीएम पद पर जारी सस्पेंस जल्द ही खत्म हो जाएगा। बीजेपी हाईकमान ने फैसला कर लिया है कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि एकनाथ शिंदे इस फैसले से खुश नहीं हैं और उनकी नाराजगी दूर की जानी चाहिए, लेकिन बीजेपी ने इतनी सीटें जीती हैं कि वह भी नहीं मानेगी। उन्होंने शिंदे को सलाह देते हुए आगे कहा कि मुझे लगता है एकनाथ शिंदे को 2 कदम पीछे आना चाहिए, जैसे देवेंद्र फडणवीस ने 4 कदम पीछे लिए थे। एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री बनना चाहिए। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बारे में जरूर सोचेंगे। महायुति को शिंदे और उनके 57 विधायकों की जरूरत है। महायुति गठबंधन को जल्द ही इस पर कोई फैसला लेना होगा और समझौता भी करना चाहिए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े चिन्मय कृष्ण दास की बांग्लादेश में हुई गिरफ्तारी पर बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने लिखा है कि हम बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोड़ के प्रवक्ता श्री चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और उन्हें जमानत देने से इनकार किए जाने पर काफी चिंतित हैं। यह घटना बांग्लादेश में कट्टरपंथी तत्वों के हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर किए गए हमलों के बाद सामने आई है। अल्पसंख्यकों के घरों और दुकानों को लूटा गया। इसी के साथ उनके मंदिरों में चोरी, तोड़फोड़ और उनके देवताओं को अपवित्र करने के कई दर्ज मामले सामने आए हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां इन घटनाओं के अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, वहीं एक धार्मिक नेता के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं जो कि शांतिपूर्ण सभाओं के माध्यम से अपनी मांग रख रहे थे। बयान में आगे कहा गया है कि हम श्री दास की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों पर भी चिंता व्यक्त करते हैं। हम बांग्लादेश के अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि वे हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, जिसमें उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि न्याय नहीं मिल रहा। तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वहां के सांसद, विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगा रहे हैं। पूरी गलती सरकार की है। सर्वे एक बार हो चुका था तो फिर दोबारा सर्वे क्यों करना? अखिलेश यादव ने कहा कि वो सर्वे के खिलाफ नहीं थे, लेकिन सर्वे करने वाली टीम के पीछे जो नारे लगा रहे थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? उन्होंने पूछा कि क्या सर्वे की टीम के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो भड़का रहे थे, इन पर कार्रवाई हुई क्या? भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी दिल्ली में एक संविधान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा
कि जैसा कि हम संविधान दिवस के बारे में बात करते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि कुछ लोगों, विशेष रूप से एक पार्टी ने बार बार संविधान की मूल भावना को चोट पहुंचाने की कोशिश की। साथ ही संविधान को तोड़ने की कोशिश की गई। जब हम संविधान दिवस मनाते हैं तो हम सिर्फ जश्न नहीं मनाते हैं, हमें चुनौतियों को भी समझना चाहिए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में संविधान रक्षक अभियान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोग संविधान की तारीफ तो करते हैं, लेकिन केवल ऊपरी तौर पर अंदर ही अंदर पेय से कमजोर कर रहे हैं। संविधान की रक्षा के लिए राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और लोकतंत्र बचाने के लिए सभी अल्पसंख्यक आगे आए। यही वजह है कि हम पीएम मोदी को रोकने में सक्षम हुए। आज उनकी सरकार बहुमत की नहीं बल्कि अल्पमत की सरकार है। पीएम मोदी की सरकार टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के समर्थन से खड़ी है। अगर कोई समर्थन वापस लेता है तो यह सरकार गिर जाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी की हार का असर अब इंडिया गठबंधन पर भी दिखने लगा है। इसका संकेत देते हुए टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने राहुल गांधी को एक कमजोर नेता बताया। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कल्याण बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस हरियाणा या महाराष्ट्र में इच्छा अनुसार नतीजे पाने में विफल रही है। हमें कांग्रेस से बहुत उम्मीद थी कि वे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इंडिया गठबंधन तो है, लेकिन अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सका और परिणाम प्राप्त न करने में कांग्रेस की ओर से बड़ी विफलता है। आज अगर आप बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो और इसे मजबूत बनाने के लिए एक नेता की जरूरत है। अब नेता कौन हो सकता है, यही मूल प्रश्न है। कांग्रेस ने यह कर दिखाया है, सभी प्रयोग किए गए लेकिन वे विफल रहे हैं। सांसद कल्याण बनर्जी ने कांग्रेस से अहंकार त्यागने और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक के चेहरे के रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बार बार हार के बावजूद वे अपना अहंकार क्यों नहीं त्याग रहे और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदारी क्यों नहीं दे रहे हैं। केवल वही बीजेपी के लिए मौत की घंटी बजा सकती हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।